आलसी सासू माँ शारदा बिस्तर पे सो रही होती है और गर्भवती बहू रानी अनामिका एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डस्ट पैन लेकर खड़ी होती है। खड़ी होकर बार बार वो दीवार घड़ी को देखती है। आखिरकार परेशान होकर वो ससुर जी प्रसाद के कमरे में जाती है। क्या हुआ बेटा, तुम अभी भी यही हो? 10 बज गए हैं, तुम्हें पुलिस स्टेशन नहीं जाना? अब मैं कैसे जाऊँ पिताजी? आपने जैसा कहा पुलिस स्टेशन जाने का तो समय हो गया है, पर इधर आलसी सासू माँ उठ ही नहीं रही है, अपने कमरे से बाहर ही नहीं आ रही है। कोई ऐसा वैसा आलसीपन तुम्हारी सास नहीं है, बहुत बड़ी आलसी है और ये कभी कम नहीं होगा। वो तुम्हें कभी नहीं समझेगी और तुम्हें ठीक से पुलिस स्टेशन में नौकरी भी नहीं करने देगी। अब मैं क्या करूं पिताजी? उधर अरविंद सर मुझे बार बार फोन कर रहे हैं। एटीएम चोर साइकिल लेके बहुत स्पीड से वहाँ से भाग रहा है। हो सकता है बहू कि चोर साइकिल रेसर हो। अगर तुम उसे ना पकड़ो तो नौकरी पे आफत आ सकती है। इसी बात को लेकर तो मैं बहुत डर रही हूँ पिताजी। रुको एक बार, मैं कमरे में जाता हूँ। इस तरह कहकर प्रसाद कमरे के अंदर जाते हैं। उधर इंस्पेक्टर अरविंद जीप में कांस्टेबल के साथ बैठते हैं। मूर्ति जीप को तेजी से चला रहा होता है। क्या मूर्ति, तुम्हारी एसआई अनामिका तो फोन ही नहीं उठा रही है। वो आकर हमारे साथ चोर को पकड़ेगी या नहीं? अनामिका मैडम प्रेग्नेंट है सर, उसके साथ वो एसआई है और घर की बहू भी। पता नहीं उनके सास ससुर किस तरह के इंसान हैं। आखिरकार तुमने ही ये बात कह दी। मैं नहीं चाहता कि मैं अनामिका से कहूँ। वो बात नहीं है सर। अच्छे से रोड देखकर फिर गाड़ी चलाओ, नहीं तो अगले दिन खबर आएगी कि पुलिस जीप लेके चोर पकड़ने निकला और वहीं पे एक्सीडेंट हो गया। इस तरह कहने पे मूर्ति बिना कुछ जवाब दिए बड़े ही ध्यान से रोड पे जीप को तेजी से चलाने लगता है। उधर प्रसाद कमरे के अंदर जाके देखते हैं कि उनकी पत्नी शारदा कंबल ओढ़ के सो रही है। नींद की देवी किसे कहते हैं किसी को शायद पता नहीं, पर अगर किसी ने कभी पूछा तो मैं अपनी पत्नी से मिलवा दूंगा। शारदा, सुबह के 10 बज गए हैं, उठो। इतना कहकर प्रसाद कंबल खींच लेते हैं। शारदा गुस्से से आंखें खोलकर देखने लगती है। मैं तुमसे डरता हूँ क्या? मैं तुम्हारी पुलिस बहू अनामिका नहीं हूँ। हाँ, मुझे पता है आप मेरे पति हैं। खुश हुआ, अब उठ जाओ और ये सब आलसीपन छोड़ो। उधर बहू को जल्दी से पुलिस स्टेशन भी जाना है। इतना कहने पर शारदा धीरे धीरे आंखें खोल के उठ के बैठती है। आप जाइए और जाके उस गर्भवती बहू अनामिका को भेजिए। बहू को बिल्कुल परेशान मत करना, वो गर्भवती है, याद रखना। इतना कहकर प्रसाद कमरे से निकल आते हैं। वहाँ कमरे के बाहर बहू अनामिका हाथ में झाड़ू और डस्ट पैन लेकर खड़ी होती है। जाओ बेटा, तुम्हारी आलसी सासू माँ उठ गई है। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। गर्भवती बहू अनामिका झाड़ू और डस्ट पैन लेकर शारदा के कमरे में जाती है। वो कमरे को देखती है। एक तरफ कंघी, एक तरफ तेल का बोतल, मेकअप किट सब बिखरा पड़ा हुआ था। अलमारी से सारे कपड़े बाहर फेंके हुए थे। ये देखकर उसके हाथ से झाड़ू और डस्ट पैन नीचे गिर जाता है। माँ जी, मैंने ये कपड़े तो कल ही धोए थे, आपने इन्हें अलमारी में रखा क्या? मैं क्यों रखूं उन्हें? घर की बहू तुम हो, वो तो तुम्हारा काम है। वो बात नहीं है माँ जी, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, ऊपर से गर्भवती हूँ। तो तुम मुझसे क्या चाहती हो? आप अगर मुझे थोड़ा मदद करती हैं तो मैं पुलिस स्टेशन जा सकती हूँ। मदद ना मैं कर दूंगी। पहले उन कपड़ों को सबको अच्छे से अलमारी में रखो, घर को साफ करके झाड़ू लगा दो, उसके बाद। पर मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा माँ जी अभी। चली जाना बहू। इतना कहकर वहाँ से वो चली जाती है। अनामिका घर की साफ सफाई करने लगती है। शारदा सोफे पे आके बैठ जाती है। तभी बगल में रखा हुआ अनामिका का फोन बजने लगता है। फोन ना उठाकर वो देखने लगती है। अलमारी में कपड़े रखने के दौरान अनामिका को अपने फोन की घंटी सुनाई देती है। जरूर अरविंद सर होंगे, ये सोचते हुए वो हॉल में आती है। हॉल में चारों तरफ न्यूज़पेपर पड़े हुए थे। ये क्या है माँ जी? मैं पेपर देख ही रही थी, तभी हवा में सारा पेपर उड़ के बिखर गया। और क्या? पेपर को आप उड़ते देख रही थी? आप जाके खिड़की बंद भी कर सकती थी ना। अरे बहू, मुझे वो अकल ही नहीं आई। आप कागज नहीं उड़ा के कुछ और भी कर सकती थी ना। आपको जानने के बाद भी आपसे मैंने मदद मांगी, ये मेरी ही गलती है।
इस तरह वो कह ही रही थी, तभी अनामिका का फोन बजने लगता है। ये बकवास चीज पता नहीं कब से बजे जा रहा है। ठीक से देखो तो कौन बार बार इस तरह परेशान कर रहा है। सीआई अरविंद सर। माँ जी 7 महीने हो गए हैं, छुट्टी लेने को कहा, नहीं सुन रही हो। अभी भी ड्यूटी पे जाना जरूरी है। अभी मैं अगर सारी छुट्टियाँ ले लूंगी फिर डिलीवरी के टाइम पे क्या छुट्टी लूंगी। आज तक तुम मेरी कोई भी बात सुनी हो जो आज सुनोगी? इस तरह कह के वहाँ से उठ के वो अपने कमरे में चली जाती है। तब तक रमेश रेडी होके अनामिका के पास आता है। अनु, हम चले? तुम्हें पुलिस स्टेशन छोड़ के मैं ऑफिस चला जाऊंगा। माँ जी को तो आप अच्छे से जानते ही हैं, हम फिर साथ में कैसे जाएं? आप जाइए, मैं बाद में जाऊंगी। ऐसा क्या? पर अभी माँ कहाँ पर गई? अभी अभी तो वो उठी है, लगता है वॉशरूम गई है। मुझे अभी वहाँ जाना होगा। जैसे ही माँ जी मांगेगी मुझे टूथब्रश में टूथपेस्ट लगा के बाथरूम के सामने आके देना होगा। जाओ फिर, देर ना करके माँ के पास जाओ। इतना कहकर रमेश भी ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब चूंकि मैं इस घर की बहू हूँ, कोई चारा भी नहीं। ये सोचते हुए अनामिका शारदा के कमरे में जाती है और बाथरूम के सामने टूथब्रश में पेस्ट लगा के हाथ में लेके खड़ी रहती है। थोड़ी देर बाद शारदा दरवाजा खोलती है और फिर अनामिका के हाथ से टूथपेस्ट ब्रश ले लेती है। माँ जी, आप खुद ब्रश करेंगी या फिर मैं आपको ब्रश कर दूं? मैं उतनी भी आलसी नहीं हूँ बहू, जाके अपना काम करो। ठीक है माँ जी। इतना कहकर वो बाहर निकल आती है। ठीक उसी वक्त एक पुलिस जीप आके उसके घर के सामने रुकती है। सीआई अरविंद बड़े गुस्से से देखते हैं। अनामिका बिना कुछ कहे चुपचाप जाके पुलिस जीप में बैठ जाती है। कांस्टेबल मूर्ति भी बिना कुछ कहे चुपचाप गाड़ी चलाने लगते हैं। सीआई अरविंद थोड़े ज्यादा ही गुस्से में थे। मूर्ति, ये क्या हो रहा है? अगर हम ऐसे चलेंगे तो चोर को कैसे पकड़ेंगे? थोड़ी देर में वो हमारा बॉर्डर क्रॉस करके बाहर निकल जाएगा। सर, अनामिका मैडम गर्भवती है, ज्यादा तेज चलाने से खतरा हो सकता है, इसीलिए मैं गाड़ी थोड़ा धीरे चला रहा हूँ। प्रेग्नेंट है तो उसे घर पे बैठ के आराम करने कहो मूर्ति। आप ही तो है सर जो उन्हें बार बार फोन कर रहे थे। मैं फोन कर रहा था ताकि वो यहाँ ना आए। बस अगर कोई तरकीब है चोर को पकड़ने का तो वो बताए। अगर ऐसी बात है तो आप ये बात जब मैं गाड़ी में बैठ रही थी तभी भी बोल सकते थे। अब बोल दे रहा हूँ मैडम। मैं तो बताऊंगी सर, पर आपको भी उच्च पद के अधिकारियों को बताना होगा कि चोर पकड़ने में मैंने आपको मदद की है। वो संभव नहीं है। फिर मैं भी आपको नहीं बताऊंगी। ये सब बातें हो ही रही थी, उधर कांस्टेबल मूर्ति गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। थोड़ी ही दूर पे एक चोर चोरी करके पैसों का बैग कंधे पे लेकर तेजी से साइकिल चलाते हुए जा रहा था। मैडम, वो देखिए चोर। इस तरह कहते ही अनामिका और सीआई अरविंद दोनों देखने लगते हैं। सर, चोर तेजी से भाग रहा है, उसे पकड़िए। अगर आप चाहते कि मैं और मूर्ति कहे कि ये सब कुछ आपने किया है तो वही कहेंगे। चोर बहुत तेजी से साइकिल चला के जा रहा है और मूर्ति बहुत ही धीरे धीरे गाड़ी चला रहा है, तो ऐसे में हम उसको कैसे पकड़ेंगे? बहुत सिंपल है सर। इतना कहकर अनामिका माइक उठाकर कहने लगती है 1 2 3। इस तरह से उसकी आवाज ठीक ठाक सुनाई देने लगती है। मूर्ति जी, आवाज अच्छे से आ रही है। हाल ही में सर ने इसे नया मंगवाया है। अब देखो, एटीएम से पैसे चुरा के साइकिल में आप रॉकेट की तरह स्पीड लेके जो जा रहे हो। अरे ओ चोर भैया! अनामिका की बातें सुन के चोर जो साइकिल चला रहा होता है, चाहे वो कितना भी प्यार से रोके, पर मैं नहीं रुकूंगा। एक बार सुन तो लो मैं क्या कह रही हूँ। सच ये है कि आप उस पैसे को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर ये बात गलत हो गई तो मैं तुम्हारे रास्ते नहीं आऊंगी। क्या ये सच है? तुम जो चोरी करके लेके जा रहे हो वो सारे पैसे नकली है। एक बार खुद ही खड़े होकर अच्छे से पैसों को देख लो। इस तरह कहने पे चोर अचानक से रुक जाता है। वो अपने पैसों के बैग से पैसे निकाल के देखने लगता है। पैसों की जांच करने के दौरान पुलिस की गाड़ी उसके पास पहुंच जाती है। मूर्ति जल्दी से जाकर चोर के हाथों में हथकड़ी पहना देता है। मैडम, आपने पकड़ ही लिया। कभी कभी ऐसे चोरों को पकड़ने के लिए थोड़ी मोड़ी चीटिंग तो करनी पड़ती है। चलो। फिर पैसे और चोर दोनों को लेके वो पुलिस गाड़ी से जाने लगते हैं। वैसे तो केस के मामले में बहू रानी अनामिका बहुत होशियार थी, लेकिन घर पे सास के आगे बेचारी बहू को सब सुनना पड़ता था और सब कुछ करना पड़ता था। रास्ते पे पंडित जी परमेश्वर बड़े ही अच्छे से स्कूटी चला रहे होते हैं। मेरी तरह किस्मत किसी की नहीं है।
ऐसी किस्मत मानो कि बबल गम की तरह चिपक गई हो। चाहे कोई भी हालत हो, कोई भी परिस्थिति हो, ये किस्मत चिपकी ही रहनी चाहिए। इस तरह सोचते हुए तेजी से स्कूटी चला के वो शारदा के घर के सामने आके गाड़ी रोकते हैं। फिर गेट के पास आकर वो रुकते हैं। शारदा लॉन में ही एक सोफे के चेयर पे बैठी हुई थी। शारदा की नजर पंडित जी पे पड़ती है। पंडित जी आइए आइए। इस तरह बुलाने पे पंडित जी मुड़ के देखने लगते हैं। शारदा को देखकर पंडित जी को लगता है कि मानो साक्षात देवी लक्ष्मी हो। उसे देखकर पंडित जी बहुत खुश होते हैं। माँ लक्ष्मी, मैं आया हूँ, सिर्फ आपके लिए ही आया हूँ। इतना कहकर परमेश्वर जी शारदा के पास जाते हैं और नमस्ते करते हैं। अजी सुनते हैं पंडित जी आए हैं, इधर बाहर आइए। जब शारदा आवाज लगाती है, प्रसाद घर के अंदर से बाहर निकल आते हैं। फिर शारदा और प्रसाद दोनों एक सोफे पे बैठते हैं और पंडित जी एक सिंगल चेयर पे बैठ जाते हैं। पंडित जी, मेरे दोनों बेटे के लिए जरा रिश्ता देखिए। ना जायदाद चाहिए ना पैसे चाहिए, बस लड़की सुशील हो और आज्ञाकारी हो। जरूर माँ जी, आज से मैं अपना सारा काम काज छोड़ के बस इस घर के लिए अच्छी बहू ढूंढने के काम में लग जाऊंगा। इतना कहकर शारदा पैसों का पैकेट लेके टेबल के ऊपर रख देती है। परमेश्वर उस पैकेट को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। ले लीजिए पंडित जी, ये पैसे आपके लिए है, पर जैसे जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही मुझे बहुएं चाहिए, डबल पैसे दूंगी। हाँ ठीक है माँ जी, आपने जैसा कहा मैं वैसा ही ढूंढूंगा। इतना कहकर पैसों का पैकेट लेके पंडित जी स्कूटी पे बैठकर वापस चले जाते हैं। दिन, महीने, साल गुजर जाते हैं। पंडित जी मंदारपल्ली गांव में जाकर पहुंचते हैं। वहाँ एक मंदिर में देवी माँ के सामने वो हाथ जोड़ के प्रणाम कर ही रहे थे, तभी उन्हें वहाँ अनामिका नाम की एक लड़की दिखती है। वो हाथ जोड़ के प्रणाम कर रही थी। उन्हें पंडित जी देखकर बहुत खुश होते हैं। वो अनामिका से बातचीत करते हैं, विवरण लेते हैं और फिर उसके घर पे जाते हैं। उसके पिताजी मोहन से वो मिलते हैं। हाँ जी, अनामिका मेरी ही बेटी है। मैंने अनामिका के लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है, आपको राजी होना पड़ेगा। विवरण नहीं सुन के हम कैसे तैयार हो जाए। हाँ हाँ माँ जी, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। आपने जैत्रा ग्रुप ऑफ कंपनी का नाम तो सुना ही होगा। हाँ सुना है पंडित जी, पर वो तो शहर में रहते हैं। हाँ, अब अनामिका उसी अमीर घर में बहू बन के जाने वाली है। उन्हें किसी भी तरह की जायदाद, संपत्ति या पैसे नहीं चाहिए, उन्हें बस एक अच्छी बहू चाहिए। ये सुनकर मोहन और सरला बहुत खुश हो जाते हैं। तब तक मंदिर से अनामिका भी घर लौट आती है। परमेश्वर पूरा विवरण देते हुए रमेश की तस्वीर वो अनामिका को दिखाते हैं। अनामिका को रमेश भी पसंद आता है। अच्छा हुआ, बड़े बेटे के लिए तो रिश्ता पक्का हो गया, अब छोटे के लिए ढूंढना पड़ेगा। फिर आप हमारे दूर के रिश्तेदार सुदर्शन की बेटी आरती है, उसे देखने के लिए जा सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर हमें लेकर चलिए। हमारी उनसे बातचीत नहीं होती है, पर लड़की बहुत ही सुशील और अच्छी है। फिर डिटेल में एड्रेस बताकर वो उन्हें भेज देते हैं। परमेश्वर सुदर्शन के घर जाते हैं। वहाँ सुदर्शन की बेटी आरती से वो मिलते हैं। पूरा विवरण देने के बाद वो विनोद की तस्वीर दिखाते हैं। शादी के लिए वो तैयार हो जाती है। इन खुशखबरी के साथ परमेश्वर शारदा के पास जाते हैं और अनामिका आरती के बारे में बताते हैं। फिर एक दिन शारदा अपनी गाड़ी में बैठकर अपने दोनों बेटे रमेश और विनोद को साथ लेकर मंदारपल्ली गाँव जाती है। पहले वो लड़की देखने के लिए सीधा अनामिका के घर पे जाती है। अनामिका उन्हें पसंद आती है। उसके बाद वो आरती के घर पे जाते हैं। आरती को देखकर उन्हें आरती बहुत अच्छी लगती है। शहर में एक बड़े से फंक्शन हॉल लेकर अनामिका का रमेश के साथ और विनोद की आरती के साथ धूमधाम से शादी होती है। वहाँ अनामिका और आरती एक दूसरे को देखकर मुंह बिचकाते हुए दरवाजे के पास खड़ी हुई होती है। तुम्हारे बारे में जोर घटाव करके ऐसे कहूंगी कि घर से निकल जाओगी। इस तरह मनी मन सोचते हुए वो घर के अंदर प्रवेश करती है। और उधर अनामिका, हम एक ही गांव से हैं और एक ही घर में बहू बन के आए हैं। एक दूसरे से बिना बातचीत किए हुए हम कैसे रह सकते हैं, वही मुझे देखना है। मेरी जितनी भी शादियां तय हुई, आलतू फालतू की बातें करके सब तुम लोगों ने तोड़वाया था। अब मैं भी सासू माँ से ऐसी बातें कहूंगी कि वो तुम्हें पकड़ पकड़ के पीटेगी। इस तरह मनी मन सोचते हुए अनामिका उस घर में कदम रखती है। दिन निकल रहे थे। अनामिका एक दिन चाय बनाती है।
अभी मैं सासू माँ जो हॉल में बैठी है उन्हें चाय दूंगी। सासू माँ कहेगी उसे भी चाय पिलाने के लिए। मैं चाय में मिर्च पाउडर मिला के उसे पिलाती हूँ। इस तरह सोचते हुए चाय कप में डालकर वो हॉल में लेके आती है। शारदा को वो अच्छी चाय पिलाती है और आरती की चाय में वो मिर्च पाउडर डाल के उसे देती है। चाय पीते ही आरती सोफा से कूदते हुए सीधा नीचे आके गिरती है। उसके आँख, नाक, कान सभी जगह से धुएं निकल रहे थे। देखकर अनामिका मुस्कुराती है और वहाँ से चली जाती है। आरती को बड़ा गुस्सा आता है। अब जैसे का तैसा मैं करती हूँ, इस तरह सोचती है। तभी शारदा उससे पूछने लगती है, क्या हुआ है छोटी बहू, इस तरह तुम सोफे से नीचे क्यों कूदी? नहीं, कुछ नहीं हुआ माँ जी, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था, इसीलिए मैं सोफे से नीचे गिर गई। इस तरह कहकर अनामिका को वो देखती है। अनामिका वहाँ से सीधा किचन की तरफ चली जाती है। एक दिन जब अनामिका पौधों पर पानी डाल रही होती है, शारदा और प्रसाद आके सोफे पे बैठते हैं। अरे बड़ी बहू, पौधों पर पानी डालने के बाद जाके कमरा साफ कर देना। ठीक है माँ जी। इधर जब अनामिका पौधों पर पानी दे रही थी, उधर आरती जाके मोटर ऑफ कर देती है। अब चूंकि पाइप में पानी नहीं आ रहा था, इसीलिए अनामिका पाइप को शारदा के तरफ करके उसे देख रही थी। तभी अचानक से आरती मोटर ऑन कर देती है और पानी पाइप से होकर सीधा जाके शारदा के ऊपर गिरने लगता है। सासू माँ शारदा गुस्से से बहू अनामिका को देखने लगती है। अनामिका को समझ में नहीं आ रहा था कि एक पल में पाइप का पानी कैसे बंद हो गया और फिर अचानक से कैसे आ गया। काफी देर तक अनामिका इस बारे में सोचती रहती है। फिर आरती की मुस्कुराहट देखकर उसे समझ में आता है कि ये पूरा कांड आरती का ही किया धरा हुआ है। ये क्या किया बहू तुमने? माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे गलती हो गई, आइंदा इस तरह की गलती नहीं होगी। इस तरह कहने पे शारदा बिना कुछ कहे अंदर चली जाती है। अनामिका गुस्से से पाइप को नीचे फेंकती है और मुस्कुराती आरती के पास आकर उसे गुस्से से देखते हुए कहती है, देखो मैं तुम्हें अच्छे से कह रही हूँ, मेरे रास्ते में मत आना, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मैं भी आपसे वही बात कहना चाहती हूँ, अपने दिमाग में घुसा लो तो बेहतर होगा। इस तरह से कहकर आरती वहाँ से चली जाती है। तुम्हें मैं सबक अब सिखा के रहूंगी। इतना कहकर वो घर के अंदर चली जाती है। फिर एक दिन शारदा अपनी साड़ियों को बिस्तर पर रखी हुई होती है। आरती, आरती। इस तरह बुलाने पे आरती शारदा के पास जाती है। हाँ माँ जी। इन साड़ियों को अच्छे से फोल्ड करके जाओ अलमीरा में रख दो। ठीक है माँ जी। इतना कहकर शारदा वहाँ से चली जाती है। अनामिका दरवाजे के पास खड़ी होकर आरती को कपड़े फोल्ड करते हुए देखती है। अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ कि सासू माँ कैसे डांट लगाती है। इतना सोचकर वो वहाँ से चली जाती है। ठीक उसी वक्त आरती की माँ उसे फोन करती है। आरती खुशी खुशी फोन लेके बात करते हुए बाहर निकल आती है। मौका देखते ही अनामिका कैंची लेकर शारदा के कमरे में जाती है और साड़ियों को काट देती है। फिर जैसे उसे कुछ पता ना हो ऐसा भाव करते हुए वहाँ से वो चली जाती है। थोड़ी देर बाद शारदा कमरे में जाती है, देखती है आरती वहाँ पे नहीं है। अनामिका, अनामिका। इस तरह बुलाते हुए वो अनामिका के कमरे में जाती है। अनामिका, इन कपड़ों को अच्छे से मोड़ के अलमारी में रख देना। अनामिका एक साड़ी उठा के उन्हें खोलकर दिखाती है। साड़ी जगह जगह से कटी हुई थी। माँ जी, ये क्या है? ये जगह जगह से कटी हुई क्यों है? इस तरह कहकर वो उसे साड़ी दिखाती है। अनामिका के दिखाने पे शारदा को आरती पे बड़ा गुस्सा आता है। अनामिका फिर एक के बाद एक साड़ियाँ दिखाती है। सारी साड़ियाँ जगह जगह से कटी हुई थी। तभी उसे वहाँ पे एक कैंची दिखती है। वो कैंची उठा के शारदा को दिखाती है। तब तक आरती की भी बात हो जाती है। फोन रख के वो कमरे में आती है। अनामिका आरती को कटी हुई साड़ियाँ दिखाती है। ये क्या है बहू? अगर तुम्हें जो मैंने काम दिया वो करना पसंद नहीं है तो मुंह पे बता दो। इस तरह काटने की क्या जरूरत थी? सच कह रही हूँ माँ जी, मैंने ये सब नहीं किया, मुझ पे भरोसा कीजिए। आइंदा ऐसा मत करना बहन। सासू माँ कुछ भी नहीं कह रही है, वो तो हमें अपने बच्चों की तरह लाड़ प्यार कर रही है। ये सुनते ही आरती को बड़ा गुस्सा आने लगता है। सासू माँ के सामने तुमने मेरी ऐसी बेइज्जती की है, अब तुम्हें मैं मजा चखाऊंगी। फिर वहाँ से शारदा और अनामिका दोनों चली जाती है। आरती सारी साड़ियों को अच्छे से फोल्ड करके अलमारी में रख देती है। एक दिन शारदा, प्रसाद, रमेश, विनोद जब सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे, आरती और अनामिका वहाँ आती है।
शारदा सीसीटीवी फुटेज निकाल के उन्हें दिखाती है। वो देखकर अनामिका और आरती दोनों आश्चर्य हो जाती है। ये क्या बहू रानी, तुम लोग दोनों एक ही घर से हो। तुम लोगों को तो अच्छे से प्यार से रहना चाहिए, पर तुम दोनों ऐसी हो। इस तरह कहने पे दोनों बहुओं को अपनी अपनी गलती का एहसास होता है। उस दिन से वो दोनों बहुएं अपना अपना काम बांट लेती है। अपने अपने काम के साथ साथ वो सभी लोगों का अच्छे से देखभाल करती है और खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है। और इस तरह शारदा का परिवार एक सुखी परिवार बन जाता है।